ऑलराइट। सो प्रीवियस वाली क्लासेस के अंदर जो है ना, ये वाली चीज़ों के क्वेश्चंस बेसिकली रह गए थे। तो मैं एक नेक्स्ट पेज पे सिर्फ स्टेटमेंट लिख दूँ। सो हम लोगों ने जो क्वांटम किया था ना, उसमें मुझे टाइम नहीं मिला था क्वेश्चंस कराने का, क्योंकि फिर मैं थ्योरी ही कराता चला गया था। तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर वी डिड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बाद वी डिड स्पेक्ट्रल लाइंस। मैं फोटो इलेक्ट्रिक के और स्पेक्ट्रल लाइन के क्वेश्चंस आज वाली क्लास के अंदर कंक्लूड करा दूं। और सिंस अली हैज आस्क्ड एनी नीड फॉर कैलकुलेशन, तो यस एंड नो। थोड़े बहुत थ्योरी वाले पार्ट्स होंगे, वो तो मैं खुद मैनेज कर लूंगा अली, लेकिन थोड़ी जहमत आपको करनी पड़ेगी। तो आई गेस कैलकुलेटर चाहिए तो होगा। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करा दूं क्वेश्चंस की वर्किंग। जो थ्योरी वाले पार्ट्स भी है ना, और काफी हैं, सो उनकी आप जरा वर्डिंग्स मेरे साथ साथ प्लीज देख लीजिएगा, बिकॉज ये सीआईज वाले जो है ना, ये ए टूज में स्पेशली तुम लोगों को वर्डिंग्स में बहुत मारते हैं। तो मैंने मेन हेडिंग डाल दी है स्लाइड 1 करके, क्वेश्चंस ऑन क्वांटम फिजिक्स। तो थोड़े बहुत पार्ट्स के अंदर जो थ्योरी वाले पार्ट्स हैं ना स्पेसिफिकली, उनकी वर्डिंग्स आप जरा मेरे साथ साथ प्रॉपर फॉर्म में देख लीजिएगा कि आंसर की स्टेटमेंट्स को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, कोई वर्डिंग अगर मुझे रिपीट करनी हो तो डू लेट मी नो। पहले आप लोग स्टेटमेंट पढ़ लो, क्वेश्चन की वर्डिंग्स आप लोग खुद रीड करते जाओ। मैं रेलेवेंट वाले पॉइंट्स को फिर हाईलाइट करके डिस्कस कर लूंगा। क्वेश्चन की वर्डिंग्स आप लोग रीड कर लो। So first part में they are saying, assuming that electrons are behaving as particles, not as waves right now, particles हैं, predict what would be seen on the screen. तो ये मैंने नोट्स में आपको वर्डिंग लिखवाई थी और उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ। So something along these lines, bright spots of light are seen to be uniformly distributed on the screen. फिर यार सेकंड पार्ट के अंदर इट सेज कि इन दिस एक्सपेरिमेंट, ये भी वर्डिंग आप पढ़ लें, electrons do not behave as particles, so they are basically behaving as waves. Describe briefly the pattern that is actually observed on the screen. You may draw a sketch if you wish. मैं क्विकली आपको याद करा दूं कि हमने स्केच क्या बनाया था। सो 1 मार्क का है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये आपकी इलेक्ट्रॉन की बीम है। ये इलेक्ट्रॉन की बीम आपकी फॉल करेगी ऑन अ कार्बन फिल्म which behaves as a diffraction grating. तो पहले इतना बना दीजिएगा। और दूसरी साइड पर इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड करेंगे, तो इसका साइड व्यू बना दीजिएगा। और स्क्रीन बनाकर ये मैंने साइड व्यू बनाया है। अगर आपको याद हो तो मैंने नोट्स के अंदर इसका फ्रंट व्यू भी बना के दिया था। तो मैं फ्रंट व्यू तो नहीं बना रहा, इसी साइड व्यू के ऊपर डॉटेड लाइंस बना देता हूं। शायद आपको याद होगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे थे। सो मैंने इसी डायग्राम के ऊपर साइड व्यू के ऊपर ही इंप्रेशन बना दिया है। और सिंस 1 मार्क के लिए स्टेटमेंट मांग रहे हैं ना, सो कॉन्सेंट्रिक circles are observed
ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये वर्डिंग्स हो जाएगी। सर्कुलर राइट, हाँ रोहिल ने सही लिखा हुआ है। कांट वी ड्रॉ द फ्रंट व्यू? एक्चुअली यू कैन। उमर ने पूछा हुआ है हाउ डू यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो कोई ग्रेटिंग वगैरह तो नहीं लगी हुई थी ना उमर, तो स्प्रेडिंग तो नहीं होगी, इसीलिए मैंने लिखा था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, अब सी वाले पार्ट के अंदर क्वेश्चन प्लीज पुट फॉरवर्ड करते जाना जिस जिस पार्ट में आपको एक्सप्लेनेशन दोबारा रिक्वायर्ड हो। द स्पीड इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। स्टेट एंड एक्सप्लेन what changes are observed in the pattern on the screen. So remember de Broglie's equation करी थी, आपको याद भी आता जाएगा। This was de Broglie's equation, the lambda is equal to h upon mv, mv for momentum। तो बेटा स्पीड इंक्रीज करेगी ना, तो आपकी वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर d sin theta is equal to n lambda। वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो एंगल भी रिड्यूस करेगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया। और अब स्टेटमेंट लिख देता हूं कि अगर थीटा रिड्यूस करेगा then the concentric circles will move closer together। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। रिंग्स डायमीटर डिक्रीजेस, जो अली ने लिखा है वो सही है, बस वहां स्टेट एंड एक्सप्लेन था। ठीक है, दे विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ये आपने फाइनल स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखा है। टॉप के दो स्टेटमेंट्स भी इंक्लूड कर लीजिएगा फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख लो। रीड आप लोग कर लो, रीड कर लीजिएगा। व्हाट इज मेंट बाय अ फोटोन? ना 2 मार्क्स है। सो फर्स्ट पॉइंट, इट्स अ क्वांटम ऑफ electromagnetic radiation। Second point, possessing a fixed amount of energy। ठीक है, सेकंड पार्ट में, why most electrons are emitted with kinetic energy less than the maximum value? Again 2 marks। First point, not all electrons are on the surface। Second point, therefore for electrons embedded within the surface, comma, their kinetic energy will be less than the maximum value। ठीक है, सर 2 पॉइंट इस फॉर्म में इंक्लूड कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, not all electrons are on the surface of the metal, therefore for electrons embedded within the surface, they will obviously be emitted with kinetic energy less than the maximum value। ठीक है, some energy is required to bring the electron towards the surface, जो रोहिल ने लिखा है वो वर्डिंग भी सही है। नेक्स्ट पार्ट, मैं रेलेवेंट टर्म्स हाईलाइट कर रहा हूं। लाइट ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, is incident on a metal surface causing electrons to be emitted। आगे state and explain why the rate of emission of electron changes as the frequency is increased। तीन बातें लिखी हैं, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू रेट ऑफ एमिशन क्यों चेंज करेगा। पहले इंटेंसिटी का फॉर्मूले से स्टार्ट कीजिएगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये था,
अच्छा, ये आप नोट्स में से देख सकते हैं फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन नोट्स में किया हुआ है। तो पहले इंटेंसिटी का फॉर्मूला सजेस्ट कर दीजिएगा। ना ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला फिर लिखिएगा, इफ इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, then number of photons will be inversely proportional to frequency। मैं दोनों टर्म्स को सर्कल कर रहा हूं। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आपको नजर आ रही होगी। इसके बाद मेंशन कीजिएगा, देयरफॉर जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिड्यूस करेंगे, कॉन्सिक्वेंटली रेट ऑफ इमिशन डिक्रीज करेगा स्लैश चेंज करेगा। ठीक है, आंसर किस तरह से अप्रोच करना है ना, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया और स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिख भी दिया। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये जो ए वाला पार्ट है ना, ये बहुत कॉमन पार्ट है थ्योरी के अंदर। So the question is asking you, explain why। इसकी भी पूरी वर्डिंग्स मैंने नोट्स में लिखवाई हुई है और अभी दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया ऑफ 4 मार्क्स के लिए कितनी कहानी लिखनी है। Explain why for photoelectric effect the existence of threshold frequency and a very short emission time provides evidence for the particulate nature as opposed to the wave nature। इसका आंसर इस तरह से, if wave nature is used, ये तो याद ही कर लीजिएगा, to explain the phenomena of photoelectric emission, then any frequency even less than f naught, if exposed for sufficient time, would have caused emission to occur। ठीक है, पहले आपने वेव थ्योरी का आइडिया दे दिया। ये वेव थ्योरी सजेस्ट करती है ये कोई भी फ्रीक्वेंसी होती इवन लेस देन एफ नॉट, अगर वो सफिशिएंट टाइम के लिए एक्सपोज होती तो बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन एनर्जी बिल्डअप करती रहती और इवेंचुअली एट वन पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते। अब आगे लिखिएगा, दिस हाउएवर was not the case and the fact that emission was instantaneous and only occurred when frequency was greater than f naught provided evidence for particulate nature। ठीक है, ये बहुत दफा आता है थ्योरी में। मैंने इसकी अप्रोप्रिएट 4 मार्क्स की पूरी स्टेटमेंट की वर्डिंग्स लिख दी हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। रीड कर लो। कह रहे दो रिलेशनशिप्स बताएं जिसमें हम प्लैंक्स कांस्टेंट एज को यूज करते हैं।
HF is equal to phi plus KE. Beta 1 mark for the statement और 1 mark for explaining the symbols. Symbols आप खुद explain कर देना, वो फिर मैं नहीं कर रहा. ठीक है, 1 mark for equation, 1 mark for explaining the symbols. Again 1 mark for equation and the second mark for explaining the symbols. ठीक है, symbols की explanation में बस इतना लिख दीजिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ ना कि lambda is de Broglie's wavelength and so on and so forth. P is the momentum associated. H is Planck's constant. बस इस तरीके से symbols बता दीजिएगा और equations state कर लीजिएगा. अब next वाला question देखिएगा. So first part में what is meant by threshold frequency? ये आप लोग notes में से देख लीजिएगा क्योंकि ये तो simple है ना. The minimum frequency required to bring the electrons to the surface. तो मैं वापस नहीं लिख रहा. Second part में शायद calculations करनी होगी तो वो check कर लेते हैं. Wording पढ़िएगा. Zinc के लिए वर्क फंक्शन गिवन है. एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने अल्ट्रावायलेट यूज करी है और उसकी वेवलेंथ है 120 नैनोमीटर्स. उसकी वजह से जो करंट डिटेक्ट हुआ है वो आई है. अच्छा, अब आगे लिखा है कि हमने एक सेकेंड लैंप यूज किया. इसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा है एंड द क्वेश्चन इज सेइंग ये क्या इस एक्स्ट्रा लैंप के आने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा. ठीक है, तो पहले एक वेवलेंथ को एक्सपोज किया था 120 नैनोमीटर्स. उससे करंट रिकॉर्ड हो गया. द वैल्यू ऑफ करंट वाज आई. अब जब सेकंड लैंप को एक्सपोज किया, सर्कल कर रहा हूं, उस वेवलेंथ इज 450 नैनोमीटर्स. द क्वेश्चन इज सेइंग क्या इस सेकंड लैंप के आने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू में कोई इंक्रीज आएगा या नहीं आएगा, उसकी सजेशन देनी है. अच्छा, हम डायरेक्ट सजेशन नहीं दे सकते, हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी. सबसे पहली चीज चेक करते हैं 450 नैनोमीटर से बिलोंग करने वाले फोटोन की एनर्जी कितनी है. फिर जज करेंगे कि क्या ये फोटोन किसी फायदे का भी है या फजूल है. सो बेस्ड ऑन द फॉर्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट जी अली भाई, और वेवलेंथ. तो जो इनकमिंग फोटोन की एनर्जी आएगी ना बिलोंगिंग टू 450 नैनोमीटर्स, देखते हैं कि ये इस काबिल भी है इस एनर्जी का कोई फायदा भी हो सके या ये बेकार है. एनर्जी का रिजल्ट अभी फिलहाल मेरे पास आ तो नहीं रहा. तो अली भाई पता नहीं क्यों 340 नैनोमीटर्स लिख रहे हैं. क्यों लिख रहे हैं 340 नैनोमीटर्स, अली मैं समझा नहीं. ऑडियो ऑन कर दूं या तुम एक्सप्लेन कर दो या तुम्हें अनम्यूट कर देता हूँ. सो अली तुम 340 नैनोमीटर्स लिख रहे हो, आई डोंट क्वाइट नो क्यों. जी 1 मिनट सर, ठीक है जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है. तब तक उमर भाई अगर तुम फॉर्म में हो तो शुरू हो जाओ.
तो ये आंसर पहले आ जाए ना, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, मैं तब तक जूल्स लिख लूँ। मैं तब तक 10 टू द पावर ऑफ -19 लिख लूँ, इंटू लिख लूँ। अब आंसर आई थिंक आ जाएगा इसका 4.4। थैंक यू। अब ज़रा गौर से देखिएगा। जी, थैंक यू मिनाफ एंड अली। तो ये जो 4.4 का आंसर आ रहा है ना, देखें मेरे नज़दीक तो ये बेकार है। और क्यों कह रहा हूँ बेकार है? लुक एट दिस आंसर एंड प्लीज़ नोटिस ज़िंक का वर्क फंक्शन कितना है? दोनों पिंक हाइलाइटेड वैल्यूज़ को प्लीज़ ज़रा केयरफुली देखो। So a much larger work function is needed, 5.8 into 10 to the power of -19. And the energy of the incoming photon is not good enough, only 4.4. So then that means कि इस एनर्जी से कोई एक्स्ट्रा एमिशन नहीं हो सकती। रीजन ये लिखिएगा, सिंस photon energy of 450 nanometers is less than the work function for zinc. Therefore, no further emission detected. Hence, current remains I. जितना करंट पहले डिटेक्ट हुआ था ना, अब भी उतना ही करंट डिटेक्ट होगा और कोई एक्स्ट्रा एमिशन होने का चांस इसलिए नहीं बनता क्योंकि फोटोन एनर्जी इज लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द वर्क फंक्शन ऑफ जिंक। ठीक है जी, 10 का पावर -19 तुमने लगा दिया था, मैंने भी लगा दिया। ऑल राइट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 लिख दूं? ठीक है, अच्छा दोबारा देखिएगा, सेम वर्डिंग्स हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि यार ये थ्योरी में बहुत दफा आता है। Suggest why observations does not support wave theory। प्रीवियसली 4 मार्क्स का था, अब 3 मार्क्स का है। मैं वापस नहीं लिख रहा, बस सजेस्ट कर दूं। सेम आंसर as I believe it was question number 3 part 1। let me just check, was it 3 part 1? Let's see। हाँ जी, ठीक है ना, सेम वर्डिंग। थोड़ा छोटा करना हो तो कर दीजिएगा, ये 4 मार्क्स का था, वो 3 का है, बट ये पूरा का पूरा रिजल्ट वंस अगेन आ जाएगा। 3 पार्ट ए है। नेक्स्ट पार्ट में नंबर्स आप लोग रीड कर लो। तो मैंने इसका आंसर वापस नहीं लिखा, ऊपर लिखा हुआ था। स्टेटमेंट्स पढ़ लो। सो सॉरी यार। तो बेटा जब वेवलेंथ 240 है ना, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी गिवन है, जिसका मतलब है इमिशन हो रही है। कम से कम हिंट तो यही मिल रहा है ना कि एनर्जी गिवन है, सो इमिशन मस्ट बी टेकिंग प्लेस। लेकिन जिसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, 650 नैनोमीटर, इस पे देखिए ब्लैंक दिया हुआ है। सो ब्लैंक की प्रोबेबली कंडीशन यही होगी, नो इमिशन पॉसिबल। और आई थिंक यही पूछा है, कैलकुलेशन भी नहीं मांग रहे। सजेस्ट व्हाई नो वैल्यू is given for kinetic energy for wavelength 650 nanometers। ठीक है, so energy of photon
No calculation, just a direct observation will be less than the work function. Hence, no emission. Therefore, kinetic energy not given. Second part के अंदर, can we write frequency less than threshold frequency? हाँ इब्राहिम, लेकिन फिर एक काम कर देना, वैल्यूज तो मैं फ्रीक्वेंसी की इब्राहिम नहीं गिवन है, वैल्यूज तो मैं वेवलेंथ की गिवन है ना? सो आई थिंक फिर तुम अगर वेवलेंथ की टर्म्स में लिखोगे तो देखो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स से तुमने सही बोला, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फेयर इनफ। बट वेवलेंथ की फिर टर्म्स में अगर कभी लिखना हो, जैसे कि यहाँ लिखना चाहिए तुम्हें, तो फिर तुम्हें लिखना चाहिए इंसिडेंट वेवलेंथ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना? बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्स। अगर तुम्हें ये स्टेटमेंट लिखना है तो फिर माय सजेशन वुड बी फ्रीक्वेंसी के बजाय वेवलेंथ की टर्म्स में लिखो, और फिर तुम्हारा स्टेटमेंट ये बन जाएगा जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो फिर ये ज्यादा सेंसिबल स्टेटमेंट होगा जिसको मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में दे आर आस्किंग अस वर्क फंक्शन निकालना है। तो वर्क फंक्शन के लिए क्या करेंगे आप, इक्वेशन देख लें। एच एफ जो फाइंड करना है ना, वो ब्लैक से लिख रहा हूँ वर्क फंक्शन। फ्रीक्वेंसी को सी अपॉन लैम्डा कर दीजिएगा, जो फाइंड करना है वो ब्लैक से लिखा है। नंबर्स लगा देता हूँ। प्लैंक्स कांस्टेंट जी अली भाई, स्पीड ऑफ लाइट wavelength is 240 nanometers. Kinetic energy 4.44 times 10 to the power of minus 19. अच्छा जी अली, तुमने जो आंसर लिखा है वो तुमने मुझे शायद काइनेटिक एनर्जी का आंसर वापस लिख दिया है, और हमें तो वर्क फंक्शन फाई निकालना है। ओके यार, तो फाई का रिजल्ट आ रहा है 3.8 एक्सपोनेंट 19। ठीक है यार, नेक्स्ट पार्ट देख लो। मैं रेलिवेंट टर्म्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। 240 की जो वेवलेंथ है, इट रिजल्ट्स इन अ करंट ऑफ आई। इट देन सेज कि हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा हुआ और हमने वेवलेंथ को रिड्यूस कर दिया है। तो जरा डिटेल्स देख लें आप। इंटेंसिटी कांस्टेंट है, वेवलेंथ रिड्यूस हो गई है। द क्वेश्चन इज सेइंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर क्या अफेक्ट होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो दो स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, वेवलेंथ रिड्यूस करेगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। सेकंड स्टेटमेंट, सिंस वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट, तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, आंसर के स्टेटमेंट्स को प्लीज देख लीजिएगा। नहीं मोहित, रिटन वर्क तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जो पुराने वाले टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो रह गए थे ना बेटा, वो कराता जा रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, वेवलेंथ कम होना फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा, और सेकंड स्टेटमेंट, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी
तो कॉन्सिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज। अच्छा, फिर पूछा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला ये था, ये आपको नोट्स में से मिल भी जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट सजेस्ट करना, since intensity is constant, this is given to us, therefore number of photons will be inversely proportional to frequency। और फिर फाइनल सजेशन दे देना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, कॉन्सिक्वेंटली फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस तरीके से वर्डिंग्स को सेंस आउट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वाला 5 है ना। अभी स्पेक्ट्रल लाइंस के भी क्वेश्चंस करा दूंगा। जी सुलेमान, मैं रिपीट कर देता हूँ। सुलेमान, आप क्वेश्चन की वर्डिंग्स देख लो, वेयर इट सेज कि intensity is constant. It says that in the second line. So the first thing, Suleiman, what I've done is I've written down the formula of intensity. In case if you don't remember ना, intensity का formula हमने ऐसे workout किया था. Intensity was power per unit area. Power was energy upon time. And finally, Suleiman, energy was number of photons multiplied by energy of each photon. अगर तुम देखो तो ये जो मैंने फाइनल रिजल्ट लिखा है ना, ये नोट्स में हमारे पास हुआ है। तो मैंने इसी फॉर्मूले से स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने आपके लिए दोबारा से इसको टर्म बाय टर्म ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन कर दिया है। बीच वाले टर्म्स तो इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये नोट्स में लिखे हुए होंगे तो आपको मिल जाएंगे। सो मुझे यहाँ पर एज सच रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग इज द इंटेंसिटी फॉर्मूला, n times n is number of photons, hf Suleiman is energy of each photon, t is time, a is area। पहले फॉर्मूला सजेस्ट कर दिया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो मैंने इसकी बेसिस पे डिड्यूस किया कि फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी ought to be inversely proportional to each other। फिर फर्दर क्वेश्चन में गिवन था कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, बिकॉज वेवलेंथ सुलेमान रिड्यूस कर रही थी, एज फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, wavelength will, and as frequency will increase and number of photons will decrease। और जब नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज कर जाएंगे तो फाइनल आंसर फोटो इलेक्ट्रिक करंट decreases slash changes। ठीक है सलेमान। ठीक है यार। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की वर्डिंग्स देख लो। हाँ, इस फॉर्म में लिख लो, एन इक्वेशन which interrelates the wavelength lambda of a photon with the momentum
P associated with it. Okay, an equation which gives us an interrelationship between the wavelength lambda of a photon with the momentum p associated with it. Next part, इलेक्ट्रॉन है, एक्सेलरेट करता है, ये पार्ट भी बहुत दफा आता है, तो ये जो पार्ट बी है ना, ये भी फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है. इलेक्ट्रॉन है, एक्सेलरेट करता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 850 वोल्ट्स. फर्स्ट पार्ट में इसका मोमेंटम फाइंड आउट करना है. अच्छा, पहले वेलोसिटी निकाल लो. तो वेलोसिटी के लिए वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन चार्ज. Voltage is equal to work done upon charge. If I make velocity the subject, I get this result. So I know the charge of the electron. We know the mass of the electron as well. And we know the potential difference. तो ये नंबर्स लगाने से जो है ना, पहले मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी. तो वेलोसिटी का आंसर अगर ये मुझे बता देना, तो फिर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई द आंसर विद मास. ओके, मेरी स्क्रीन पे आई गेस जो पहला आंसर आ रहा है, आई एम प्रिज्यूमिंग कि शायद ये वेलोसिटी का होगा. सो 1.72. असगर 1.72 है या 17.2 है? मुझे लगता है शायद कहीं डेसिमल में आपने एरर ना कर दिया हो ना. 17.2. ओके, सो 1.72 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7. और यार मोमेंटम निकाल लीजिएगा. ठीक है, मास नीचे गिवन है, सो इसका आंसर ये निकाल लेना. तब तक आप सेकंड पार्ट बाकी लोग रीड कर लो, मैं अली वाला आंसर अभी लिख लेता हूँ. नेक्स्ट पार्ट में डी ब्रॉइज वेवलेंथ निकालनी है. सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. सो h इज दिस और p बेटा मोमेंटम है ना, एंड आई एम वेटिंग फॉर द आंसर ऑफ द प्रीवियस पार्ट. मेरी स्क्रीन पे आ गया है. सो मोमेंटम इज कमिंग आउट टू बी 1.6, 2 ऐसे पे लिख देता हूँ, times 10 to the power of minus 23. वेवलेंथ आ जाए ना, तब तक आप लोग नेक्स्ट पार्ट रीड कर लीजिएगा, वो अली कैलकुलेट करके दे देगा. नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसके अंदर अब एक्सपेरिमेंट तो डिस्क्राइब नहीं कर रहा, लिख देता हूँ फ्रॉम द नोट्स, रेफर टू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट. मुझे अगर मिलता है ना, तो मैं क्विकली आपको स्क्रॉल करके दिखा भी देता हूँ कि विच एक्सपेरिमेंट एम आई रेफरिंग टू, लेकिन आई डाउट मुझे मिलेगा. चेक कर लेता हूँ, शायद मिल जाए. एक सेकंड दीजिएगा. नहीं यार, मैंने हिम्मत
मैंने फॉरफीट कर दिया, मुझे नहीं लगता मिलेगा। इधर ही कहीं हुआ वो होगा, मुझे याद नहीं है कहाँ पर है, तो एनीवेज़ छोड़ देते हैं। लेट्स सी, शायद यहाँ हो। हाँ, हाँ, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त मिल गया यार। इट इज़ द कंसेंट्रिक सर्कल्स वाला, बिल्कुल। ठीक है, ये पूरी कहानी लिख देना भाई। सही इत्तेफ़ाक था, मिल गया, मुझे लग नहीं रहा था कि मिलेगा। ठीक है, दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट आई एम रेफरिंग टू। ज़ाहिर है आप नोट्स को रिव्यू करोगे तो आपको याद आ जाएगा। येस, इट इज़ द कंसेंट्रिक सर्कल्स वन जो इब्राहिम ने लिखा है। ओके, लेट मी कम बैक टू माय वर्किंग। मैं क्वेश्चन नंबर देख लूँगा, 1 सेकंड यार। ओके, ये 6 था। ये डेफिनेशन तो आपकी स्क्रीन पे आ जाए ना, तो ये डेफिनेशन वाला काम रीड आप लोग कर लो। तो मैंने डेफिनेशंस नहीं लिखी, वो आप नोट्स में से रिव्यू कर सकते हो। कैलकुलेशन वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दूँ। इसको मैं भी साथ-साथ रीड कर लेता हूँ। सो लेट इट अपीयर ऑन योर स्क्रीन। ऑलराइट। द क्वेश्चन सेज कि आपने ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया हुआ है फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन वेवलेंथ ऑन द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, सो इट्स 1 अपॉन लैम्डा, कीप दैट इन माइंड, अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में दे वांट यू टू राइट डाउन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑल द सिंबल्स। आप जरा फर्स्ट पार्ट रीड कर लो। दे वांट एन इक्वेशन जिसमें लैम्डा भी आए, जिसमें वर्क फंक्शन भी आए, जिसमें ई मैक्स भी आए। तो दिस शुड बी योर इक्वेशन। एच सी अपॉन लैम्डा फाइ प्लस ई मैक्स। सिंबल्स आप खुद ही मेरा ख्याल एक्सप्लेन कर दोगे, सारे सिंबल्स आपने नोट्स में किसी ना किसी पॉइंट पे पढ़े हुए हैं। ठीक है, सो सिंबल्स की एक्सप्लेनेशन आप कर लीजिएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट में अब ये इंपॉर्टेंट है। दे आर आस्किंग यू कि पहले आपको वर्क फंक्शन निकालना है। तो पहले दे वांट यू टू कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर वर्क फंक्शन। अच्छा, फिर नेक्स्ट, फिर मैं एक साथ ही दोनों पार्ट्स कर दूंगा। थोड़ा आगे स्क्रॉल करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में दे वांट यू टू वर्क आउट अ वैल्यू फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो फाइ निकालना है और एच निकालना है। अच्छा, कैसे वो देख लें। पहले फाइ निकालना है। तो you have plotted a graph of 1 upon lambda on the y-axis against kinetic energy on the x-axis. मैं अपनी इस इक्वेशन को थोड़ा सा, अगर आप अग्री करें तो इसको रीअरेंज करता हूँ। सो इफ आई रीअरेंज द इक्वेशन, दिस इज व्हाट आई ऑट टू गेट। मुझे एक सेकेंड दीजिएगा। मैं ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन से लिख रहा हूँ। तो पहले तो आप जरा देख लें कि मैंने अपनी इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया है जिस तरह मुझे सूट करता है। मैंने रीअरेंज ऐसे किया है so that I can say that the equation is compatible with y is equal to mx plus c.
ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा, मैंने अपनी इक्वेशन को अपनी मर्जी के हिसाब से रीअरेंज कर दिया ताकि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ मैच कर जाए, एंड दैट मेक्स सेंस क्योंकि फ्रॉम द इक्वेशन वी आर प्लॉटिंग 1 अपॉन लैम्डा ऑन द y एक्सिस, वी आर प्लॉटिंग 1 अपॉन लैम्डा ऑन द y एक्सिस, एंड वी आर प्लॉटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑन द x एक्सिस। ठीक है, तो ये पहला काम मैंने कर दिया। अच्छा, अब मुझे वर्क फंक्शन फाई निकालना है। मेरा ख्याल है जरा चेक कीजिएगा, वर्क फंक्शन विल बी y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय द ग्रेडियंट। चेक करो इफ यू आर ओके विद दिस। ये वर्क फंक्शन विल बी y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय द ग्रेडियंट। मैं दोनों टर्म्स को सर्कल लगा रहा हूँ। इट अपीयर्स वर्क फंक्शन विल बी y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय द ग्रेडियंट। इफ यू वांट आप डिवाइड करके देखो, तो y इंटरसेप्ट if divided by the gradient should give you the work function. Is everyone okay with this statement? Phi is equal to y-intercept divided by gradient. जरा yes या okay please कर देना। मैंने दोनों terms को circle कर दिया ना। So y-intercept divided by gradient gives me the work function phi. इसका मतलब है मुझे ग्राफ की दो चीजें कैलकुलेट करनी है। और खैर मैं तो नहीं कैलकुलेट कर रहा, आप ही करेंगे। तो यार अभी करने की जरूरत वैसे नहीं है। एक्सटेंड कीजिएगा, मैं मिटा दूंगा लेकिन एक्सटेंड कीजिएगा, वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, और ग्राफ का ग्रेडियंट भी निकाल लीजिएगा। मैं ग्रेडियंट ट्रायंगल बना रहा हूँ। दोनों काम खुद कर लेना भाई। ग्रेडियंट निकाल लेना, वाई इंटरसेप्ट निकाल लेना, और कैलकुलेट करोगे तो 5 मिल जाएगा। तो मैं कर नहीं रहा वर्किंग, बस लिख देता हूँ, यूज वैल्यूज फ्रॉम ग्राफ टू गेट 5। ठीक है, तो वर्क फंक्शन निकालना था, तो ये आधा काम तो मेरा हो गया। अरीज ने लिखा है नो सर, तो यार अरीज में लिख देता हूँ। अरीज आपका वाई इंटरसेप्ट इज दिस मच, और अरीज आपका ग्रेडियंट इज दिस मच। ठीक है, सो पहले तो ये देख लो अरीज कि वाई इंटरसेप्ट ये था और ग्रेडियंट ये था। सो मैंने जो स्टेटमेंट लिखा था ना, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। तो अरीज देखो, मैंने फाइनल स्टेटमेंट जो लिखा है शायद ये आपको ज्यादा सेंसिबल लगेगा। ठीक है, मेरा ये स्टेटमेंट मैच कर रहा है विद व्हाट आई स्टेटेड अर्लियर ऑन। ओ ओके, गॉट इट, सही। अच्छा, ये वर्किंग चले, रहने देता हूँ, मिटा नहीं रहा। सो एनीवेज, यूज वैल्यूज फ्रॉम द ग्राफ। वाई इंटरसेप्ट निकाल लेना, ग्राफ को एक्सटेंड करके ग्रेडियंट खुद निकाल लेना, पाया जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में प्लैंक्स कांस्टेंट भी निकालना है। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना। प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए ग्रेडियंट इज इक्वल टू 1 अपॉन एच सी। सो एच इज इक्वल टू 1 अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाय एम। मैं सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट लगा देता हूँ, और ग्रेडियंट लिख देता हूँ। बस मैंने इस तरह से लिख दिया है, तो आपका फाइनल स्टेटमेंट मिल जाएगा, रिप्लेस ग्रेडियंट टू फाइंड एच।
ये बेटा तो फर्स्ट पार्ट में वर्क फंक्शन निकालना था, उसके लिए मैं सर्कल बना दूं। मैंने बोला था वर्क फंक्शन के लिए y इंटरसेप्ट अपॉन द ग्रेडियंट, और सेकंड पार्ट के अंदर प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना था, उसके लिए भी मैंने सर्कल बना दिया। तो ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज आप खुद ऑब्टेन कर लीजिएगा, रिप्लेस करेंगे तो आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, एक सेकेंड। दिस वाज आई बिलीव क्वेश्चन नंबर 7 था ना, चारों सीक्वेंस वाइज चलता रहा हूँ। अभी मुझे स्पेक्ट्रल लाइंस के भी क्वेश्चंस कराने, होपफुली वो भी आज ही हो जाएंगे। फोटोन की डेफिनेशन ऊपर वाले किसी क्वेश्चन में लिखी है, याद तो नहीं है कौन सा क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन 2 होगा या व्हाटएवर। रेफर टू अबव क्वेश्चंस में एक जगह पर अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, शायद आपको भी याद हो। पार्ट बी, वर्डिंग्स पढ़ो। एक ऑब्जर्वेशन दी है, देयर इज नेग्लिजिबल टाइम डिले between the illumination and emission. The question is giving you one observation. It has been observed, so on and so forth. So the observation given to you is that the process is an instantaneous process. So there is a negligible time delay between the illumination and the emission. और कह रहे हैं कि आपको 3 other observations, उसके अलावा 3 observations और बतानी है। पहली पहली ऑब्जर्वेशन, ये भी क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली आता है। फॉर emission to occur, incident frequency must be greater than threshold frequency. Second observation, according to HF is equal to phi plus KE, incident frequency is proportional to the kinetic energy of the emitted electrons. ठीक है, अच्छा इब्राहिम ने लिखा है इट इज इंस्टेंटेनियस। सो इब्राहिम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज लुक केयरफुली, उन्होंने इंस्टेंटेनियस को खुद ही मेंशन कर दिया है ना। डोंट यू थिंक द टर्म नेग्लिजिबल टाइम डिले is as good as saying that the process is instantaneous? So वो फिर आप नहीं लिख सकते, क्योंकि वो उन्होंने already mention कर दिया है। So instead of using the term that we used in the notes कि the process is instantaneous, उन्होंने negligible time delay कर दिया है, but the idea is the same, तो वो हम नहीं लिख सकते। ये आपके पास second आ गया, third equation, third point rather। वर्डिंग्स पर लीजिएगा। So मैं हाईलाइट कर दूं, जी रेट ऑफ इमिशन रोहिल तुमने सही लिखा है, तो वो मैंने लास्ट पॉइंट पे मेंशन किया हुआ है। अली असगर तुमने भी सही लिखा है। ठीक है अली असगर, आपका भी स्टेटमेंट सही है, रोहिल आपका भी स्टेटमेंट सही है। तो मैंने सेकंड वाले स्टेटमेंट में लिखा है फ्रीक्वेंसी अफेक्ट्स द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जरा सेकंड स्टेटमेंट में हाईलाइट कर दूं, फ्रीक्वेंसी अफेक्ट्स द काइनेटिक एनर्जी।
और मैंने थर्ड वाले में लिखा है intensity affects the number of photons which in turn affects the photoelectric current which is rate of emission. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में है, फिर मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मूव करूंगा। मेटल का वर्क फंक्शन गिवन है 3.5 ईवी। ये ईवी में गिवन है भाई। लाइट की वेवलेंथ गिवन है 450 नैनोमीटर्स और पूछा है इमिशन होगी या नहीं होगी, इसकी जस्टिफिकेशन देनी है। तो यार पहले वेवलेंथ से मालूम कर लो फोटोन की एनर्जी कितनी बनेगी। ये आंसर फिलहाल मेरे पास जूल्स में आ जाएगा। जी अली भाई। ये जूल्स वाला आंसर आ जाए ना, तो फिर इसको भी ईवी के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं। पहले जूल्स वाला आंसर लिख लो, फिर दोनों वैल्यूज को जिनके अराउंड बॉक्स बनाऊंगा ना उनको फिर बाद में कंपेयर कर लेंगे। सो कौन सी वैल्यूज को कंपेयर करना है ना उनके अराउंड बॉक्स बना देता हूँ। तो पहले मैं जूल्स वाली आंसर लिख लूं। ये है 4.4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -19। इसको यार उसमें भी कन्वर्ट कर दे। तो इसको ईवी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जी कितना लिखूं यार ईवी के अंदर अली भाई। फिर दोनों बॉक्सेस वाली वैल्यूज को मैं कंपेयर कर लेता हूँ, ये आंसर अगर आ जाए तो। 2 पॉइंट समथिंग आएगा जहां तक मेरा ख्याल है। 2.5 लिख दूं, 2.76। ऑल राइट। अब ये जो आंसर्स है ना जिनके साथ मैं एस्टेरिक बना रहा हूँ, इससे हम अपनी फाइनल कंक्लूजन पे अराइव कर सकते हैं। एंड दिस विल बी द कंक्लूजन। सिंस photon energy 2.76 eV is less than the work function energy, therefore no emission possible. ठीक है, 2.8 और 2.76 rather is less than 3.5, so emission possible नहीं है। ऑलराइट, अब मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे जा रहा हूँ। अच्छा यार, आगे स्टार्ट कर दूं। सो इसके अंदर यार स्पेक्ट्रल लाइंस है। अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड एमसीक्यूज। तो ये छोटा टॉपिक था और इसके बड़े टिपिकल से क्वेश्चंस आते हैं, तो काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट पार्ट, और ये वाला पार्ट इसके अंदर बहुत कॉमन है। एक्सप्लेन हाउ emission spectral lines provides an understanding of the existence of discrete energy levels of electrons in atom. So 3 marks। और शायद मुझे जरा सी ज्यादा जगह चाहिए होगी, तो मैंने इसीलिए इसको लैंडस्केप में चेंज कर दिया है। सॉरी यार। So this is how you need to frame your wording. Each spectral line relates with, देखिएगा क्या वर्डिंग लिख रहा हूं, एनर्जी चेंजेस डेल्टा ई बिटवीन एनी टू एनर्जी लेवल्स। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू
delta E is equal to H C according to delta E is equal to HC upon lambda. This energy change correlates with a particular frequency or wavelength. ये second point हो गया. Third point, since only certain wavelengths are absorbed / emitted, therefore provides evidence for discrete energy levels. Sorry for the horrible writing, लेकिन मेरा ख्याल है मैं read करूंगा तो शायद आप लोग follow कर लोगे. So red, black, green, 3 points. Each spectral line relates with energy changes delta E between any two energy levels. Second point, according to delta E is equal to hc upon lambda, this energy change correlates with a particular frequency or wavelength. Last point, since only certain wavelengths are absorbed or emitted, therefore this provides evidence for discrete energy levels. All right, इसको मैं दोबारा से landscape mode से shift कर रहा हूँ. नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपकी स्क्रीन पे आ जाए ना. ठीक है. आपको दे हैव गिवन यू अ फ्यू इमिशन स्पेक्ट्रम लाइंस. सो 4 वेवलेंथ्स गिवन है. अच्छा, 410 की एनर्जी गिवन है, 434 की भी एनर्जी गिवन है, 656 की भी एनर्जी गिवन है और 486 वाले की एनर्जी मिसिंग है. सो फर्स्ट पार्ट में यही पूछा है, कैलकुलेट द फोटोन एनर्जी फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ 486. ठीक है, ये वर्किंग तो खैर डायरेक्टली हो जाएगी. जी अली भाई. अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हाउ विल दे मेक अस यूज दिस नंबर ना, ये मुझे एक्सप्लेन करना है. तो एनर्जी जरा आ जाए. कितनी आ रही है? ओके आ जाए, फिर मैं लगाता हूँ. ठीक है, 4.25 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -19. तो ये रिजल्ट यहाँ लगा देता हूँ. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट पार्ट जरा केयरफुली देखिएगा. मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको ये ऊपर वाले नंबर्स भी नजर आ जाए. थोड़ा सा मुझे इसको जूम आउट करना पड़ेगा so that you are able to see the numbers as well as the next part. So let me read the next part first. So next part के अंदर आपको energy levels बना के दे दिया है diagrammatic form के अंदर. So आपको energy levels सारे के सारे plot करके दे दिए हैं. And the question is now asking you, so I'll just scroll down a bit. Read what they are asking you. Use data from part 1. So I'll show you the data. And they want you to show 4 spectral lines which indicates the transitions. So देखो मैंने highlight किए terms. The question is basically asking you, मैंने 3 terms highlight किए हैं. So what is the question demanding from us? The question is telling us कि आपकी 4 wavelengths है ना,
तो आपको 4 ट्रांजिशंस शो करने हैं बिटवीन दीज़ एनर्जी लेवल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दोज़ वेवलेंथ्स। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपकी 4 वेवलेंथ्स हैं। देखिएगा टॉप पर आपकी 4 वेवलेंथ्स हैं, 410, 434, 486, 656। सो दे आर आस्किंग यू कि ये जो 4 वेवलेंथ्स हैं, ये जो 4 एनर्जी चेंजेस कॉज़ करेंगी, आपको डायग्राम पे वो एनर्जी चेंजेस शो करने हैं। अच्छा, अब थोड़ी-सी ट्रायल एंड एरर वाली वर्किंग करनी पड़ेगी। कैसे वो देखिएगा। I'll start with 410. So can you recognize 410 nanometers corresponds to photon energy of 4.85? 4.85. तो ज़रा देखते हैं यार, कौन-सा एनर्जी चेंज बिटवीन दीज़ एनर्जी लेवल्स, कौन-सा एनर्जी चेंज 4.85 के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा? मैं एक एक गेस लगाता हूँ, आपके पास कैलकुलेटर है, आप मेरा ख़्याल है मुझे बेहतर ऑप्शन दे सकते हैं। तो मैं सपोज़ करें अगर आपको ये कहता हूँ, यार ज़रा इस एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करो जिनको मैंने इस लाइन के साथ जॉइन किया है। कैन यू टेल मी कितना एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है फॉर द लाइन व्हिच आई हैव कंस्ट्रक्टेड? लेट मी रिकंस्ट्रक्ट दिस लाइन इन अ स्लाइटली बेटर फॉर्म। So the pink line that you're seeing, can you calculate how much is the energy change between the two energy levels? So obtain the difference between the numbers which I'm circling. Let's see how much is this difference coming out to be. जी अली, जो ट्रांजिशन मैंने शो किया है, उसके जो नंबर्स मैंने सर्कल किए हैं, ज़रा उसका डिफरेंस निकालो। अली एवरीवन पे सेट करके वो डिफरेंस लिख भी देना यार। 4.85, आई एम सर्कलिंग द नंबर 4.85, व्हिच मीन्स जो मैंने ट्रांजिशन शो किया है, इसका डिफरेंस आ रहा है 4.85 का। आई कैन से दिस ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ वेवलेंथ ऑफ 410 नैनोमीटर्स। ये मेरा पहला ऑप्शन आ गया। तो द क्वेश्चन वाज टेलिंग अस कि आपको सजेस्ट करना है कौन सा वाला ट्रांजिशन अराइज करेगा बिकॉज़ ऑफ द 4 वेवलेंथ्स। सो 410 नैनोमीटर्स की जो एनर्जी थी 4.85, आई एम सर्कलिंग दैट। द ट्रांजिशन व्हिच आई शोड, उसका जो डिफरेंस इन एनर्जी आ रहा था, वो इस वैल्यू के साथ मैच कर रहा था। दिस ट्रांजिशन corresponds with a wavelength of 410 nanometers. ठीक है, अच्छा ये एक हो गया। अब भाई ज़रा दूसरा वाला चेक करते हैं। सो मेरा दूसरा नंबर है, जिसको मैं ग्रीन से हाइलाइट कर रहा हूँ, 4.58, 4.58। मैं एक तुक्का लगाता हूँ, आप चेक कर लें। इफ दिस वर्क्स वेल एंड गुड, इफ इट डज़न्ट वर्क मैं इसको मिटा के कुछ और कर लूँगा। ओके, रोहिल ने 2 एंड 5 लिखा है, सो आई बिलीव शायद मैंने सही ड्रॉ किया है। हाँ, रोहिल, 4.58 वाला रिजल्ट सही बनाया है ना? अज्यूमिंग कि ये सही है, तो मैं इसके साथ मेंशन कर देता हूँ 434 नैनोमीटर्स। ठीक है, ये 2 हो गए हाँ। थोड़ी-सा ट्रायल एंड एरर बेसिकली करना पड़ेगा। तीसरा करते हैं, ऑरेंज कलर कभी यूज़ नहीं किया। तो ये जो 4.25 वाला है ना, मेरा ख़्याल है इसके लिए ये आ जाएगा। आप लोग ज़रा चेक करके कन्फर्म करें, ऑरेंज गोज़ विथ ऑरेंज एंड इफ इट वर्क्स आउट, देन आई विल राइट 486 नैनोमीटर्स विथ दिस। ठीक है, ज़रा येस कर दीजिएगा, मुझे लगता है ये शायद जा रहा होगा। और अब एक आखिरी वाला बच गया है, 3.03 वाला, जिसको मैंने ये ब्लू कलर से काइंड ऑफ शो किया है। सो आई गेस लास्ट वाला जो ब्लू है, उसको आप चेक करके देख लीजिएगा। अगर मैच कर रहा हो
तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ 656 नैनोमीटर्स। फोर ट्रांजिशंस वर आस्क्ड कि जिनकी वेवलेंथ के साथ कॉरेस्पॉन्ड करने वाली एनर्जी हमारे एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के साथ मैच करेगी। सो आई बिलीव दिस साउंड्स अबाउट राइट। अच्छा, काफी लोग कहते हैं सर इसमें एरो कहाँ पॉइंट करें, बिकॉज रिमेंबर वी स्टडीड दिस इन द थ्योरी दैट फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइंस we said the arrow must point upwards, and for emission spectral lines we suggested that the arrow should point downwards. तो यार क्वेश्चन में अगर कुछ भी ना लिखा हो ना, तब तो इट डजेंट रियली मैटर, एरो मत बनाना। बट अगर मैं इस क्वेश्चन की बिल्कुल फर्स्ट लाइन पे चला जाऊं, बिल्कुल फर्स्ट लाइन पे, तो मैंने एक टर्म हाईलाइट किया था, आपको नजर भी आ रहा होगा। सिंस इस क्वेश्चन में तो दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन द टर्म इमिशन, कॉन्सिक्वेंटली एरोज बना ही लें तो बेहतर है। ना लिखा हो ना कुछ तो फिर एरो मत बनाइएगा, जस्ट ड्रॉ ट्रांजिशन, बस लाइन बना दीजिएगा, दैट्स मोर देन इनफ। बट सिंस इस क्वेश्चन में इमिशन का टर्म मेंशन था, तो फिर मैं डायग्राम के ऊपर इमिशन है ना, तो एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स करके शो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। दैट वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। मैं फिर इसके काफी क्वेश्चंस अपलोड कर भी दूंगा, जब टाइम मिले तो उन क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेना। सारे क्वेश्चंस एक ही तरह के हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है, व्हाट एविडेंस is provided for having a wave nature. So remember, if a particle, for example, an electron, has a wave nature, उसके wave nature को हमने check किया था by making the electron perform the phenomena of diffraction. तो बस state करना है, तो just the term diffraction. और फिर पूछा है particulate nature का evidence कहाँ से आता है? तो remember, particulate nature में photons की existence का पता चला था, so that should be referred to by the term photoelectric emission. Okay, so photoelectric emission provides us the evidence for the existence of photons, which exhibit particulate nature, and wave nature के लिए diffraction can be used. सही, so first part में wave nature, diffraction. अच्छा, diffraction भी हो सकता है, interference भी हो सकता है, and so on and so forth. Interference भी सही है, because that is a property associated with waves. Next part. Again, energy levels given है. Wordings पढ़ लीजिएगा question की. And the question is asking you कि आप ऑल टुगेदर कितनी नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं showing the transition of electron. So how many number of lines can be constructed to show electron transiting between energy levels? इसका शॉर्टकट मैंने आपको मैथ्स वाला तरीका बताया था कि देयर आर 4 लाइंस इन टोटल एंड यू हैव टू सेलेक्ट एनी 2। तो अगर आपको 4C2 याद रहा हो तो 6 लाइंस हो जाएंगी, और अगर आप ड्रॉ करते हैं तो जरा क्विकली चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सर 6 लाइंस इन टोटल। अच्छा, फिर पूछा है कैलकुलेट द मिनिमम वेवलेंथ। रोहिल, आपका भी सही आंसर। तो रिमेंबर, मिनिमम वेवलेंथ मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विथ मैक्सिमम एनर्जी चेंज। minimum wavelength must correspond with, let me repeat, maximum energy change. I guess maximum energy change के लिए you should select the following numbers. Go for the numbers which will correlate to the largest possible energy change. Check कर ले, मैंने numbers लिखे हुए हैं।
नंबर्स में रिप्लेस नहीं कर रहा, लैम्ब्डा आप निकाल लीजिएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं ओवर कर रहा हूँ, मेरे पास आंसर वैसे एनर्जी का आया हुआ है, तो मैं लिख ही देता हूँ बिफोर आई कंक्लूड विद द वर्किंग्स। तो इसने मुझे आंसर दिया हुआ है अली ने 4.64 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -19 और बाकी राइट हैंड साइड फिर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा टू वर्क आउट द वेवलेंथ। ठीक है यार, आई थिंक इस पॉइंट पे फिर मैं स्टॉप करता हूँ, कैलकुलेशन आप कंप्लीट कर लीजिएगा।